गुड मॉर्निंग दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एडिटेरिया जो 5000 प्लस और बहुकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। आज इसको हम लोग देखेंगे दोस्तों। आप इस बुक को देख सकते हैं। इसमें जो है 100 प्रैक्टिस सेट के रूप में दिया हुआ है। विश्ववार स्मरणीय तथ्य संग्रह दिया हुआ जो कि हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न भी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। प्रैक्टिस नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था आपको 31 दिसंबर 1600 में। 31 दिसंबर 1600 में दिया गया था। नेक्स्ट है, भारत राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में कौन नहीं है? ध्यान रखेंगे, इनमें निम्न में कौन नहीं है। तो उग्र राष्ट्रवादियों में देख लेते हैं पहले। तो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे और बिपिन चंद्र पाल थे, लेकिन गोविंद रानाडे नहीं थे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, गोविंद रानाडे नहीं थे। नेक्स्ट है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ? ठीक है, यानी 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ में समझौता हुआ, उनके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुआ? तो ये हुआ आपको, इसका हो जाएगा सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ठीक है, 1916 के बाद जो है कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ हो गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो ये हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहले और प्रमुख संस्था थी। तो सबसे पहले और प्रमुख संस्था कौन थी? तो ये थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन की सिफारिश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ये है आपको सी कथन सही है। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिकी के अनुमूलन का सुझाव दिया। ठीक है, इसने केंद्र में द्विसदन विधायिकी के अनुमूलन का सुझाव दिया था। साइमन कमीशन ने सुझाव दिया था अनुमूलन का, यानी खत्म करने का सुझाव दिया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? ठीक है, उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो लिबरल पार्टी के चुनाव पे टिकट जीता था। ठीक है, लिबरल पार्टी के। नेक्स्ट है, भारत पर हुणों की प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? तो भारत पे हुणों की आक्रमण का किस शासक के समय हुआ था? तो ये स्कंदगुप्त के शासन में हुआ था, स्कंदगुप्त के शासक में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो ये है आपको पुलिकेशन द्वितीय, पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है एहोल अभिलेख। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? तो ये है मुंडक उपनिषद में संग्रहित है, मुंडको उपनिषद में संग्रहित है। नेक्स्ट देखते हैं, महावस्तु महात्मा बुद्ध के जीवन वृत्तांत है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो इसका संबंध किस शाखा से है? तो ये महायान से। ध्यान रखेंगे, महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, ये महायान से संबंधित है। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? तो ये नाम था आपको इबादत खान, इबादत खाना नाम था। उपासना भवन का क्या नाम था? तो इबादत खाना नाम था। नेक्स्ट है, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बवारा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? ठीक है, तो तानसेन और बैजू बवारा जो है किसके शासनकाल में विख्यात थे? तो ये अकबर के शासनकाल में विख्यात थे। नेक्स्ट है, न्यू कैसल पोर्ट, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। न्यू कैसल पोर्ट सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं,
देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही नहीं है? देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन कौन सही है? तो ये है आपको देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रमांक क्या है? उत्तर से शुरू कर दक्षिण, ध्यान रखेंगे उत्तर से शुरू करना है, और दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रमांक क्या है? तो ये है आपको नीलामलाई पहाड़ियाँ। सबसे दक्षिण में उत्तर में सबसे जो है नीलामलाई पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद जो है जवादी पहाड़ियाँ हैं, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, और सबसे लास्ट में अन्नालाई पहाड़ियाँ, हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? निम्नलिखित में कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? तो ये आपको कोसी नदी जो है अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको जो है इसका आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी जो है लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने पे ये अनुवर्रक हो जाती है, लेटराइट मिट्टी। नेक्स्ट है, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी कथन सत्य है। यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश कैसा है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। यह एक कण प्राकृतिक है। प्रकाश एक कण प्राकृति है। यह ऊर्जा का रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का रूप है, यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो ये किण्वन प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे दोस्तों क्वेश्चन को पकड़ना, इसलिए मैंने दो बार क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, और आपको जितना याद है वो जो है आप अपना टिक लगाते चलिएगा। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर, एक वर्ग में ध्यान रखिएगा, वर्ग आवर्त नहीं दिया, वर्ग ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो ये परमाणु का आकार बढ़ता है। ऊपर से जब नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार बढ़ता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण है, तो ये है आपको धूलकण जो है कारण है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? किसी भी यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो यौगिकों का ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो 0 होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो ये स्वर्ण तत्व का जो है एक यौगिक है। सर्प विषरोधी सुई स्वर्ण यौगिक का एक तत्व है, ध्यान रखेंगे, स्वर्ण यौगिक का एक तत्व है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, दाब का बीमी सूत्र है। दाब का बीमी सूत्र है, तो क्या दाब का बीमी सूत्र है? ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका सूत्र है आपको ml-1 T-2, ml-1 T-2 जो है दाब का बीमी सूत्र है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जैव सेल क्या है? तो जैव सेल जो है आपको क्या है? तो यह है आपको कोयला है, जैव सेल कोयला है। नेक्स्ट है, याददाश्त के संबंध में मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? याददाश्त के संबंध मस्तिष्क के निम्न भागों में से किस भाग में है? तो ये सेरिब्रम में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती है। ठीक है, तो सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती हैं, पक्षी की तरह क्या होता है? दिखता है, लेकिन सरीसृप की जैसे अन्य विशेषताएं होती है। तो ये है आपको आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो ये हो जाएगा आपको ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में पाए जाने वाला तत्व है। नेक्स्ट है,
परिपथ की किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखेंगे, परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको वोल्टमीटर का किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो कौन कर सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति जो है मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकते हैं, ठीक है। और 20 और 21 जो है आपातकाल के दौरान भी, ध्यान रखेंगे, 20 और 21 जो है आपातकाल के दौरान भी ये खत्म नहीं होता है, ये जो है मौलिक अधिकार रहता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्रकलन समिति के कार्यकाल सदस्यों का होता है 1 वर्ष, ठीक है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत का संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत के संचित निधि, ध्यान रखेंगे, संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो ये निकाला जाता है आपको भारत की संसद के माध्यम से, ठीक है, भारत की संसद के माध्यम से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया? विधि के समक्ष समता, ठीक है, विधि के समक्ष समता किस संविधान संशोधन से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख है? तो ये है आपको भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया उल्लेख है। आइए नीचे देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। तो भाषाओं का उल्लेख किस में दिया हुआ है? तो ये भाषाओं का उल्लेख जो है 8वीं अनुसूची में दिया हुआ है, यानी इसका 1 का जो है 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 का क्या हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा। तो 2 किस में है? तो 2 में है। 2 जो है 2 में है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। दल बदल निरोधी अधिनियम। तो दल बदल निरोधी अधिनियम जो है 10वीं अनुसूची में है। तो 10वीं अनुसूची में 1 को किस में है? तो सिर्फ 1 में है, तो यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम ये जो है 11वीं अनुसूची में 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भूमि सुधार अधिग्रहण संबंधित अधिनियम ये 9वीं अनुसूची में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग, ध्यान रखेंगे, प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में की गई थी? तो 1833 आपका किसके शासनकाल में आया था? तो ये लॉर्ड मैकाले के, ध्यान रखेंगे। और उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है प्रथम विधि आयोग की अध्यक्षता हुई थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको गुलाबी क्रांति जो है क्रांति प्याज और झींगा से उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से 2 स्थानों का ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपको IMF और विश्व बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना तो 1935 में, ध्यान रखेंगे, 1935 में है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो ये BD सावरकर का है, BD सावरकर का है। हिंदू मूल का जो है विचार मूलतः BD सावरकर का है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में आयकर है, भारत में आयकर क्या है? तो आयकर क्या है?
तो ये है आपको प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। भारत में आयकर है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील कर है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है आपको आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य। नेक्स्ट है हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? तो ये आपको मुलखंब से है। ध्यान रखेंगे, मुलखंब से। हिमानी उत्तम पर्व का संबंध मुलखंब से है। निफक आंदोलन के प्रणेता हैं। निफक आंदोलन के प्रणेता थे, तो निफक आंदोलन के प्रणेता जो हैं दादू दयाल हैं। दादू दयाल जो हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द्रिकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रिकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रिकमा सिक्का ग्रीक ने चलाया था। द्रिकमा सिक्का ग्रीक ने चलाया था। नेक्स्ट है बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्यूवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। एल्यूवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, तो ये खादर ध्यान रखेंगे, खादर। नेक्स्ट है वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है तो वो उसको कहते हैं थर्मोकलाइन कहते हैं। ध्यान रखेंगे, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है उसको कहते हैं थर्मोकलाइन। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है बेसल मापदंड संबंधित है। तो बेसल मापदंड किससे संबंधित है? तो बेसल मापदंड जो है बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, बेसल मापदंड किससे संबंधित है? तो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तय किया था अर्नाल्ड टॉयनबी जो है औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग इंग्लिश में सर्वप्रथम किया था, अर्नाल्ड टॉयनबी। ध्यान रखेंगे, अर्नाल्ड टॉयनबी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान रखेंगे। या और एक एक क्वेश्चन को जो है आप अपने दिमाग में इमेज बनाते जाइए और इसको 1-2 बार रिवाइज करते जाइए। इस वीडियो को 2 बार 3 बार अगर रिवाइज कर लेते हैं तो आपका 5000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ से आप जो है आंसर अपना मिला सकते हैं। और यहाँ इस बुक में एक और चीज़ भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपको समरणीय तथ्य। तो समरणीय तथ्य जो है हम लोग अलग से एक ही वीडियो में इसको समाप्त करेंगे। इससे जो है आपको बहुत ही फायदा होगा। अगर एक ही वीडियो में आपको मिल जाता है तो बहुत ही फायदा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो आइए इसका प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है आपको, निम्नलिखित में कौन मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है? निम्नलिखित में कौन मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है? तो आपको उपयुक्त सभी जो है भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार है। अनुच्छेद 15 प्रदत्त मूल अधिकार है, अनुच्छेद 16 प्रदत्त मूल अधिकार है, अनुच्छेद 19 प्रदत्त मूल अधिकार है, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें। तो दिया हुआ है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तो ये गलत है, ये 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा सदस्यों के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, तो ये 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। राज्यसभा स्थायी सदन होता है। राज्यसभा जो है अस्थायी सदन है, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पद मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, तो सॉरी, इसका जो है आपको एक बार और देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, तो ये 4 वर्ष का तो नहीं होता है, यानी उपयुक्त सभी इसमें सही दिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जो है मुझे गलत लग रहा है, ये 4 वर्ष की वजह से ही गलत लग रहा है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें जो है सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको बाद में हम लोग देख लेंगे। धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो धन विधेयक को राज्यसभा जो है 14 दिनों तक रोक सकती है। ध्यान रखेंगे, धन विधेयक को राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकती है। नेक्स्ट है कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह, तो ये हो जाएगा आपको केवल 1, यानी भारत राज्य के क्षेत्र में कम से कम
10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहो। ठीक है, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षों तक न्यायिक पद धारण किया हो या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता रहे। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष, ये गलत है, ये नहीं होगा, तो केवल 1 सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होनी चाहिए? तो कितने माह के भीतर होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए आपको 2 माह के भीतर होनी चाहिए। वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होनी चाहिए? तो 2 माह के भीतर होनी चाहिए। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो अविश्वास प्रस्ताव पूछा तो 1963 में लाया गया था। 1963 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में अपबंध किया गया है? तो किस अनुच्छेद में अपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 37 में अपबंध किया गया है। ध्यान रखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के परिवर्तन के लिए, ध्यान रखें, परिवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में अपबंध किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, क्योंकि परिवर्तन इसको ऐसे तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन परिवर्तन के लिए, तत्वों को परिवर्तन के लिए अनुच्छेद 37 में दिया हुआ। आइए नेक्स्ट देखते हैं। चैलीय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो चैलीय समिति का जो गठन किया गया था 1991 में किया गया था, 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? तो कोको उत्पादन और चमड़ा उत्पादन से है, तो भूरी क्रांति का। ध्यान रखेंगे, भूरी क्रांति का जो है कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से संबंध है। नेक्स्ट है, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इस प्रकार से जाना जाता है, तो हॉट मनी इसको जाना जाता है, इसको हॉट मनी जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है, हॉट मनी से जाना जाता है। नेक्स्ट है, गन्ने का उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी अनुमोदित करता है। एफआरपी अनुमोदित करता है, तो आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति जो है गन्ने का उचित और प्राथमिक मूल्य आर्थिक मामले पे कौन करता है? तो कैबिनेट समिति करता है। ध्यान रखेंगे, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? ध्यान रखेंगे, कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है असहयोग आंदोलन में? तो सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये शामिल नहीं है। बाकी जो शामिल है वो देख लेते हैं। सरकारी पदों का त्याग, विदेशी माल का बहिष्कार, अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार। तो ध्यान रखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी पदों का त्याग किया गया था, विदेशी माल का बहिष्कार किया गया था, और अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार किया गया था, और सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी ये नहीं था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, दांडी मार्च की समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति जो है किस तिथि को हुई थी? तो ये हुई थी आपको 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। गांधी के जीवन काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है वो देख लेते हैं। तो सही नहीं है आपको भारत छोड़ो आंदोलन, ये दिया हुआ 23 मार्च 1942, तो ये जो है आपको गलत है। ठीक है, बाकी चौरी चौरा घटना तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था, 7 सितंबर 1931 को हुआ था। पूना समझौता तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो इसको एक एक चीज़ों को देख जाइए बढ़िया से। आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया था? तो ये किया था 21 अक्टूबर 1943। ध्यान रखेंगे, 21 अक्टूबर
1943, 21 अक्टूबर 1943। दोस्तों बहुत सारे लोग होंगे जो कि 10 गो 20 गो प्रश्न देख करके और वीडियो बंद कर देते हैं। अगर आपके पास एडिटेरिया का 5000 का जो है बुक भी है तो आप वीडियो देख करके पढ़ते हैं और इस चीज़ पे ध्यान देते हैं कि नहीं मुझे 1 घंटा 2 घंटा वीडियो देख ही लेना है, तो आपकी सोचिए आप तब तो आपकी पढ़ाई अच्छा से चल रहा है, और नहीं तो आप जो है अच्छा से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आप अपने लिए उम्मीद मत रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो आपको 1829 के नियम 17 के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया था? तो 1829 के नियम 17 के द्वारा, नियम 17 के द्वारा किया गया था। वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? वहाबियों के विद्रोह को कुचलने के लिए किस गवर्नर जनरल को जाता है? तो ये जाता है आपको लॉर्ड एलिंगन प्रथम। लॉर्ड एलिंगन प्रथम जो है वहाबियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय लॉर्ड एलिंगन प्रथम को जाता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में कौन राजवंश नहीं है? ध्यान रखेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में कौन राजवंश शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है, आपको पल्लव वंश शामिल नहीं है त्रिपक्षीय संघर्ष में। पाल वंश थे, राष्ट्रकूट थे और प्रतिहार थे, पल्लव नहीं थे। पाल था, राष्ट्रकूट है और प्रतिहार है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिले हैं? तो शवों की सिर जो है किस दिशा में रखे मिले हैं? तो ये हो जाएगा आपको उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म के 2 संप्रदायों का विभाजन हो गया था? किस बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों का विभाजन हो गया था? तो वो विभाजन हो गया था आपको चतुर्थी बौद्ध संप्रदाय में, ठीक है। चतुर्थी जो है बौद्ध सम्मेलन हुआ था, बौद्ध संगीत हुआ था, चतुर्थी बौद्ध संगीत हुआ था, उसी में जो है हीनयान और महायान में बौद्ध जो है विभाजित हो गया था, हीनयान और महायान में, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। महावीर स्वामी को नेक्स्ट है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? तो कैवल्य की प्राप्ति कब हुई थी? तो इनको प्राप्ति हुई थी रिजुपालिका पे जो है, रिजुपालिका नदी पे इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, ध्यान रखेंगे। निरंजना भी दिया हुआ है आपको, पुनपुन भी दिया हुआ है, रिजुपालिका भी दिया हुआ और भागीरथी भी दिया हुआ है। तो निरंजना नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। रिजुपालिका अगर दिया होगा तो सही रिजुपालिका ही होगा, लेकिन अगर आपको पुनपुन, भागीरथी और निरंजना दिया हुआ है और रिजुपालिका नहीं दिया हुआ है तो ध्यान रखेंगे निरंजना नदी हो जाएगा फिर, ठीक है। तो रिजुपालिका ध्यान रखेंगे, रिजुपालिका। नेक्स्ट है आजीविका संप्रदाय के संस्थापक निम्न में कौन है? आजीविका संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? तो मखली पुत्र जो हैं आजीविका संप्रदाय के संस्थापक हैं, मखली पुत्र हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस मुगल शासक के शासन काल में स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपको शाहजहां के काल में, ध्यान रखेंगे। शाहजहां के काल में स्थापत्य काल का जो है स्वर्णिम युग कहा जाता है शाहजहां के काल में, ठीक है। जहांगीर से थोड़ा कंफ्यूज होगा तो जहांगीर भी था, लेकिन शाहजहां के काल में ही ये कहा जाता है। मुगल कालीन में मुहतसिब कौन था? मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो मुहतसिब था आपको आचरण अधिकार, मुहतसिब आचरण अधिकारी था, ध्यान रखेंगे। मुगल काल में मुहतसिब जो है आचरण अधिकारी था, आचरण अधिकारी था। नेक्स्ट है दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित है? तो ये है आपको सैन्य विभाग से संबंधित है। नेक्स्ट है बसावन का दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार था? बसावन एवं दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार था? बसावन एवं दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार था? तो ये आपको हो जाएगा अकबर के, ध्यान रखेंगे अकबर के। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है ये दिया हुआ है, तो इसमें जो है बी सम्मिलित नहीं है। कुंडन कुलन जो है ये कर्नाटक दिया हुआ, ठीक है, तो ये सम्मिलित नहीं है। बाकी नरौरा उत्तर प्रदेश में है,
ठीक है। काकरापारा ये गुजरात में है, तारापुर ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो इसमें जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको बी जो है सम्मिलित नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। 48वीं समांतर रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो ये है आपको उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो है 48वीं समांतर रेखा है। और 49 डिग्री किसके समांतर है, तो ध्यान रखेंगे कनाडा और अमेरिका के बीच में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है। एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट एवं हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए। तो ये जो है अवशिष्ट गुण नहीं है, ठीक है। ज़्यादा अवशिष्ट नहीं, कम अवशिष्ट हो और हानिकारक गैस न निकाले तो वो क्या होगा, अच्छा ईंधन होगा। तो आइए अच्छा ईंधन का गुण देख लेते हैं। ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है, उच्च होनी चाहिए। ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम हो न तो ज़्यादा होना चाहिए, ये भी सही है। तो ईंधन का प्रज्वलन ताप न तो कम हो न ज़्यादा होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये दोनों सही है, ठीक है। बाकी जो है इसका 29 का बी जो है गलत हो जाएगा। इनमें से सभी दिया है तो ये तो होगा ही नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। विटामिन बी7, तो इसका आंसर विटामिन बी7 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको बालों का झड़ना विटामिन बी7 हो जाएगा, ठीक है। तो 332 में है, 332 में है। तो आपको फिर देखते हैं विटामिन बी12, तो विटामिन बी12 से क्या होता है, तो रक्तों का थक्का जमाना, बांझपन उत्पन्न, प्राणसी अरक्ता होना, तो ये हो जाएगा आपको प्राणसी अवरक्ता होना, यानी ये हो जाएगा, यानी आपको ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन ई, तो विटामिन ई का हो जाएगा आपको बालों का बांझपन उत्पन्न होना। और विटामिन के, तो विटामिन के रक्त का थक्का जमाना, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है, तो ये है आपको गैलेक्टिक इकाई। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन है, तो गैलेक्टिक इकाई, ध्यान रखेंगे, नया है गैलेक्टिक इकाई, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको वर्णधता जो है महिलाओं के अपेक्षा पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में कम होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर एक प्रोटीन है और यह निम्न में से किसका वहन करती है, तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन की वहन करती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन किसकी वहन करती है, तो ऑक्सीजन की वहन करती है। नेक्स्ट है, किस पदार्थ की अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, तो ये है आपको गुप्त ऊष्मा। किस पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है, तो उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कोशिका अंगों में किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं है। न्यूक्लिक अम्ल किस में नहीं है, तो ये है आपको डी हो जाएगा इसका, यानी जीव द्रव में जो है न्यूक्लिक अम्ल नहीं है। बाकी केंद्रक में न्यूक्लिक अम्ल है, राइबोसोम में न्यूक्लिक अम्ल है, हरित लौक में न्यूक्लिक अम्ल है, लेकिन न्यूक्लिक अम्ल जीव द्रव में नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही बारीकी क्वेश्चन है। तो जीव द्रव में नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है, तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है पूछा है, तो ठीक है। तो आम जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है। मछली का तेल विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे, ठीक है, तो ये भी अच्छा स्रोत है। पालक भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत है, लेकिन आम जो है अच्छा स्रोत नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो इसको भी देख लेते हैं। दिया हुआ प्रतिरोध, तो ये हो जाएगा प्रतिरोध जो है ओम से संबंधित है। अब विद्युत प्रवाह जो है आपको एम्पियर से संबंधित है। अब बल जो है न्यूटन से संबंधित है। और पावर जो है वाट से संबंधित है। तो 1 किस में दिया हुआ, 2 में 1, और विद्युत प्रवाह का 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको
बी आंसर हो जाएगा, इसका आंसर बी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है धातु में सबसे घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातु में सबसे कम घनत्व वाला, ध्यान रखेंगे, कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? तो कम घनत्व किसका होगा आप बताइए? तो कम घनत्व होगा आपको लिथियम का। कौन कम घनत्व होगा? लिथियम का। सो ठीक है, सबसे कम घनत्व होगा लिथियम का, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये कथन सही है। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, इसमें लोचदार गुण होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किस तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो ये तय करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो चक्र में घूमता है, ठीक है, ये जो है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, और बाकी जो है इसके चारों तरफ जो चक्र लगाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो घूमता है। तो ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है रासायनिक गुण पे निर्भर करता है। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो ये भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा किस में दिया हुआ है? तो भागीरथी और अलकनंदा, यानी इसका ये क्वेश्चन ये जो है सही हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में किस राज्य में से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है बीचों बीच गुजरती है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये आपको 42 का हो जाएगा, आपको 42 का सी हो जाएगा। मध्य प्रदेश से जो है कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश से कर्क रेखा जो है बीचों बीच गुजरती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो दिया हुआ है, आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। 44 का हो जाएगा आपको बी। रोहिली राष्ट्रीय उद्यान जो है गुजरात में नहीं है, ठीक है, रोहिली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में नहीं है। बाकी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मद्रास में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत महासागरीय जलधारा नहीं है, तो ये आपको उगलास जो है शीत महासागरीय जलधारा नहीं है। बाकी बेंगुला शीत महासागरीय जलधारा है, लेब्राडोर शीत महासागरीय जलधारा है, और हम्बोल्ट। तो ये तीनों को याद कर लेंगे जो शीत महासागरीय जलधारा है। बेंगुला, लेब्राडोर, हम्बोल्ट, ये शीत महासागरीय जलधारा है। बेंगुला, हेबोल्ट, लेब्राडोर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को जो है दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, कावेरी को कहा जाता है। कावेरी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है, कावेरी नदी को जो है दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर किस लिए जाना जाता है? तो रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, ज्वालामुखी और भूकंप के लिए भी जाना जाता है, ठीक है, ज्वालामुखी भूकंप के लिए भी जाना जाता है, यानी 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा, 1 और 2 इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और कहाँ गया? और यहाँ पे है, यहाँ पे दिया हुआ है 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है बी सम्मिलित नहीं है। थार जो दिया हुआ है ये भारत दिया हुआ, थार जो हुआ दिया हुआ है ये भारत, इसमें जो थार तो भारत में है ही, लेकिन गिब्सन जो है अफ्रीका में दिया हुआ है, तो गिब्सन अफ्रीका में नहीं है। बाकी जो है तकला मकान ये चीन में है, थार भारत में है, ये है। आटाकामा चिली में है। आटाकामा कहाँ है? तो चिली में। ये कहाँ पड़ता है?
तो दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है अटाकामा। नेक्स्ट है प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो ये है आपको व्यवसाय रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। ठीक है, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है व्यवसाय या रोजगार में परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना। कुछ समय के लिए क्या होना, तो बेरोजगार होना प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है कहलाता है। नेक्स्ट है न्यूनतम समर्थन मूल्य या एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ठीक है, तो आपको दिया हुआ न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है, तो ये भी सही है, यानी 1 और 2 यानी सी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे समरणीय तथ्य दे दिया है, यहाँ से आप इसका जो है आंसर मिला सकते हैं। समरणीय तथ्य जो हम लोग बाद एक ही वीडियो में देखेंगे। आइए नेक्स्ट सेट स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है, पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट का 3 का, निम्नलिखित में कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है, तो देशी रियासतों का आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगा। देशी रियासतों का आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगा, ये सहायक संधि की विशेषता नहीं है। बाकी विशेषता आइए देख लेते हैं सहायक संधि का। 1 मिनट, सहायक संधि का विशेषता देख लेते हैं। तो इसका तो आंसर हो जाएगा आपको बी। बाकी देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। ठीक है, जो है सहायक संधि को जो है देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है। देशी रियासतों को विदेश नीति कंपनी के अधीन होगा। विदेश नीति जो है कंपनी के अधीन होगा। कंपनी की सेना पर खर्च रियासत उठाएगी। कंपनी की सेना पर खर्च रियासत उठाएगी। तो बिल्कुल ये नया क्वेश्चन है जो आपको लूसेंट में भी नहीं मिलेगा, ना एनसीईआरटी सार में भी जो वर्णवाल जी का उसमें भी ये क्वेश्चन नहीं दिया, तो इसको बिल्कुल याद रखेंगे। ऐसे ही आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट है निम्न में किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत पर कार्रवाई गई, तो पायनियर पे किए। पायनियर आप ऑप्शन देख लीजिए, भारत मायरी, बंगाली और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत मिहिर। भारत मिहिर पे जो है कार्रवाई की गई थी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी भारत मिहिर पे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था, तो ये किया गया था मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के द्वारा। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी के में अधिक थी। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी, तो बंगाल में जो है बाल हत्या प्रथा प्रेसिडेंसी जो है अधिक थी बंगाल में। नेक्स्ट है रेशमी रुमाल षड्यंत्र किस से संबंधित है, तो रेशमी रुमाल षड्यंत्र जो है आपको मौलवी अब्दुल्लाह सिंधी। मौलवी अब्दुल्लाह सिंधी रेशमी रुमाल षड्यंत्र मौलवी अब्दुल्ला सिंधी से संबंधित है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था, तो ये पारित किया गया था आपको नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है। विषय में सही नहीं है, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में सही नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा यह एक बंद तंत्र होता है। ये बिल्कुल ही गलत है। इसकी अपनी उत्पादकता होती है, सही है। यह एक प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता था। यह एक कार्यशाली इकाई होता था, तो ये भी सही है। यह एक बंद तंत्र नहीं, यह एक खुला तंत्र है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉट स्पॉट है, तो ये हो जाएगा आपको पश्चिमी घाट जो है जैविक हॉट स्पॉट है। ध्यान रखेंगे जैविक हॉट स्पॉट कौन है, तो पश्चिमी घाट है। जैविक हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो ये हो जाएगा आपको
जल चक्र। ठीक है, किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? तो जल चक्र में जो है सौर विकिरण की अधिक महत्व होता है। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहाँ दी थी? तो ये आपको वैशाली में दी थी। वैशाली में जो है गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी स्त्री को प्रवेश की अनुमति वैशाली में दी थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में जो है दैनिक तापांतर ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है, 3 जनवरी को अपसौर की घटना होती है। तो 3 जनवरी को अपसौर की घटना होती है। इस दिन पृथ्वी सूर्य के दूरी सबसे न्यूनतम होती है। ध्यान रखेंगे, अपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है 3 जनवरी को, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो कौन सा भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? तो ये आपको एल तरंगे जो है भूकंप तरंगे सबसे विनाशकारी होती है। एल तरंगे जो है सबसे विनाशकारी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित है? निम्नलिखित में कौन सही सम्मिलित है? तो ये है आपको मेगिनाट रेखा। मेगिनाट रेखा जो है सही सम्मिलित है। मेगिनाट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैगिनाट रेखा है। मैगिनाट रेखा है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो ये आपको एंडीज जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया है? तो किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया है? तो ये आपको बी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया 1919 अधिनियम से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? तो संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? तो आपको कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। ध्यान रखेंगे, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर जो है संविधान सभा का गठन हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो आपको 24 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946 को घोषणा की गई थी। ध्यान रखेंगे डेट भी, क्योंकि 46 सभी में दिया तो डेट आपको याद रखना बेहद ही ज़रूरी हो जाता है। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से जो है आपको दोनों जो कथन है वो सही है। दोनों कथन जो है सही है। ठीक है, यानी जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। यानी 1 और 2 दोनों सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 54 का संबंध जो है ये राष्ट्रपति से। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन गलत है? निम्न कथनों में से कौन गलत है? तो ये आपको गलत है सी, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों का वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि से दिया जाता है। पेंशन जो है भारत के संचित निधि से दिया जाता है। आइए देख लेते हैं एक बार कौन सा सही है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। ध्यान रखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल के बाद पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता। और डी क्या दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष के उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। ध्यान रखेंगे, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य एवं अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल को नहीं है, ये राष्ट्रपति को है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, वित्त आयोग के संबंध में
निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। वित्त कथनों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। तो दिया हुआ है आपको, तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा आपको बी। ठीक है, तो इसमें जो है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद एवं 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, वित्त आयोग में एक अध्यक्ष पद एवं 2 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष पद होता है और 2 सदस्य होते हैं। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती, इसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। आरबीआई के मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है, तो ये हो जाएगा आपको डी, यानी वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात जो है मौद्रिक नीति के मात्रात्मक का उपकरण है। नगद आरक्षित अनुपात ये भी है। खुले बाजार की क्रियाएं ये भी है। ठीक है, तो तीनों सही है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है, तो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है। तो कौन सा संबंधित है, तो यह है आपको NKC समिति। निम्नलिखित में कौन सा समिति FRBM अधिनियम से संबंधित है, यानी फॉरबम से संबंधित है, तो NKC समिति, ध्यान रखेंगे NKC समिति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार को सिफारिश करती है। तो भारत सरकार का कौन सिफारिश करती है, तो ये हो जाएगा आपको कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। निम्नलिखित में कौन सा संस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में भारत सरकार की सिफारिश करती है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सीता अध्यक्ष का संबंध था। सीता अध्यक्ष का संबंध था तो भूमि कर विभाग से। सीता अध्यक्ष का संबंध था भूमि कर विभाग से, ध्यान रखेंगे भूमि कर विभाग से। आइए नेक्स्ट देखते हैं, कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है। कश्मीर का क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है, तो रजत रंगणी में मिलता है, रजत रंगणी में मिलता है। नेक्स्ट है, सिजदा एवं पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी। सिजदा एवं पैबोस प्रथाओं की शुरुआत निम्न में से किसने की थी, तो ये किए थे बलबन। सिजदा एवं पैबोस प्रथाओं की शुरुआत किया था बलबन। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बलबन से क्वेश्चन बनता है। तो सिजदा एवं पैबोस प्रथाओं की शुरुआत बलबन। नेक्स्ट है, उत्बी कौन था। उत्बी कौन था, तो उत्बी जो है एक इतिहासकार था। उत्बी कौन था, तो एक इतिहासकार है, ध्यान रखेंगे उत्बी एक इतिहासकार। नेक्स्ट है, शेर शाह के बारे में कौन असत्य है। शेर शाह के बारे में कौन असत्य है, तो शीशा असत्य है। शेर शाह का मुकाबला दिल्ली में नहीं है, ये जो है आपको सासाराम में है, ध्यान रखेंगे सासाराम में है। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन सत्य है। तो शेर शाह ने बिलागरा युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की थी। शेर शाह ने बिलाग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की थी। द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की थी, ये भी सही है, ध्यान रखेंगे। शेर शाह ने उपज का 1/3 भाग पर के रूप में निर्धारित किया था, 1/3 भाग पर निर्धारित किया, ये भी सही है। शेर शाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी और सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखेंगे, भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी और सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रसिद्ध शासक द्वारा अमुक्त माल्यदा लिखी गई है। तो किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्यदा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है आपको, ये लिखी गई है कृष्णदेव के द्वारा अमुक्त माल्यदा किस लिखी गई है, तो कृष्णदेव के द्वारा जो है अमुक्त माल्यदा लिखी गई है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया था, तो निम्नलिखित में से बहलोल लोधी ने किया था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया है,
तो ध्यान रखेंगे दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन ये बहलोल लोधी ही ने किया है। बहलोल लोधी ने, लोधी वंश का है ये, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा मात्रा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में केंद्रक में, ठीक है। प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है, तो क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है, तो ये संपन्न होती है आपको ग्रेना में संपन्न होती है, ये ग्रेना में संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पर संपन्न होती है, तो ग्रेना, ध्यान रखेंगे ग्रेना में संपन्न होती है। नेक्स्ट है होलोफाइट्स होता है, होलोफाइट्स होता है, तो होलोफाइट्स क्या होता है, तो ये पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं, होलोफाइट्स कहते हैं। वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं होलोफाइट्स कहते हैं। निम्न में कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, तो निम्न में कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है, तो एलिसा किया जाता है। पहला नंबर तो एलिसा हो गया। उसके बाद जो है आपको CD4 भी किया जाता है, CD4 भी किया जाता है। उसके बाद जो है आपको PCR भी किया जाता है, PCR भी एड्स के लिए किया जाता है। तो 37 का आपको हो जाएगा 134 यानी PCR, CD4 और एलिसा। ध्यान रखेंगे PCR, CD4 और एलिसा एड्स का टेस्ट है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ध्यान रखेंगे एंटीबॉडी किसमें, प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होता है, तो ये जो आपको AB में जो है एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। निम्न में कौन सा रुधिर वर्ग में रुधिर प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं होता है, तो एंटीबॉडी AB में नहीं होता है, एंटीबॉडी AB में नहीं होता। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन एक सही नहीं होता, ठीक है, कौन एक सही नहीं होता है। ट्रिपल वैक्सीन DPT में कौन सा एक नहीं होता है, ठीक है। DPT में कौन सा एक नहीं होता है, तो आइए देख लेते हैं। डिप्थीरिया ये होता है, डिप्थीरिया जो है ये आपको होता है। पीलिया ये नहीं होता है, पीलिया आपको नहीं होता है। और पर्टूसिस ये आपको होता है। और टेटनस, तो डिप्थीरिया में ध्यान रखेंगे डिप्थीरिया पर्टूसिस बोला जाता है, P को क्या बोला जाता है, तो पर्टूसिस, और T को बोला जाता है टेटनस। तो डिप्थीरिया पर्टूसिस टेटनस, डिप्थीरिया पर्टूसिस और टेटनस जो है ट्रिपल वैक्सीन में होता है, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं, तो अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं, तो ये होते हैं आपको 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं, ध्यान रखेंगे 2 प्रोटॉन के बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। न्यूटन के किस गति की नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो बल का व्यंजक प्राप्त होता है न्यूटन के किस गति के नियम से, तो ये होता है आपको द्वितीय गति के नियम से। न्यूटन के किस गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, तो द्वितीयक गतिकी नियम से, द्वितीयक गतिकी नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, ठीक है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों का प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों का प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होता है, तो ये होता है आपको प्रतिरोधक ताप बढ़ने पर क्या होता है, तो ये बढ़ती है, ये बढ़ती है, ध्यान रखेंगे ये बढ़ती है। नेक्स्ट है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है, तो ये आपको D पोलिनियम जो है सर्वाधिक समस्थानिक होता है, पोलिनियम का सर्वाधिक समस्थानिक पोलिनियम का होता है। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, को जलाने से क्या बनेगा, तो पानी बनेगा, ध्यान रखेंगे पानी बनेगा। नेक्स्ट है। ग्रेफिन होता है, ग्रेफिन क्या होता है, तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, ध्यान रखेंगे। और ग्रेफिन करंट में भी हाईलाइट है। सबसे पहले ग्रेफिन उद्योग का कहाँ यूज किया गया है, तो केरल में किया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है, तो इससे रिलेटेड आप ध्यान रखेंगे, ग्रेफिन इंपॉर्टेंट है।
कार्बन का नैनो प्रतिरूप है ग्रेफीन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को जो है विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सम्मिलित करें, निम्नलिखित को सम्मिलित करें। ठीक है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्था, प्लाज्मा अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो गांधीनगर में है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था गांधीनगर में। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था कहाँ है? तो ये पणजी में है, ध्यान रखेंगे, पणजी यानी गोवा। राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्था ये पणजी में है। और केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था, तो ये आपको आपको हो जाएगा मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था मैसूर में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्था, तो ये दिल्ली में है, यानी इसका जो है डी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र अनुसंधान संस्था, तो ये गांधीनगर में है। राष्ट्रीय समुद्री संस्था, तो ये पणजी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था, तो ये मैसूर में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था, तो ये मैसूर में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्था, तो ये दिल्ली में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? पंचरात्र का संबंध किस धर्म से है? तो पंचरात्र का संबंध जो है वैष्णव धर्म से। पंचरात्र का संबंध वैष्णव धर्म से है। यहाँ से आप अपना आंसर मिला सकते हैं। 2 क्वेश्चन और छूटा हुआ है, आइए उसको भी देख लेते हैं। एक मात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो ये है आपको वेंकट रमण रामाकृष्णा। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो वेंकट रमण रामकृष्ण को जो है रसायन में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, वे किस राज्य की रहने वाली हैं? तो पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी है, किस राज्य की रहने वाली हैं? तो ये हैं आपको बिहार की रहने वाली है, ध्यान रखेंगे। शिवांगी स्वरूप कहाँ की हैं? तो बिहार की हैं, शिवांगी स्वरूप बिहार की। आइए नेक्स्ट देखते हैं, प्रैक्टिस नंबर सेट 4। आइए देखते हैं सेट 4। तो पहला क्वेश्चन है सेट 4 का, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1986 में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो बगीचा जो है एक कृत्रिम पारितंत्र है, बगीचा जो है एक कृत्रिम पारितंत्र है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है? निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है? तो ये जलवाष्प जो है सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करता है, ध्यान रखेंगे। जलवाष्प जो है सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट प्रभावित करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है, दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भागों में पाया जाता है? भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भागों में पाया जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है सर्वाधिक भागों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो आइए इसका कूट भी देख लेते हैं। तो ये जो है आपको केवल 1 सही है, केवल 1 सही है। हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में जो है अधिक विविधता पाई जाती है, ये जो कथन सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, अरब सागर में गिरने वाले भारत की सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी कौन है? ठीक है, तो ये है आपको अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? तो ये आपको जो है नर्मदा हो जाएगा, नर्मदा है। नर्मदा और ताप्ती जो है अरब सागर में गिरती है, ध्यान रखेंगे। तो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी पूछा है तो नर्मदा हो जाएगा। नेक्स्ट है,
चाय की खेती के लिए निम्न में कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो ये अम्लीय मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त है। चाय की खेती के लिए अम्लीय मिट्टी जो है सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट है, मानसून निर्वातन होता है। मानसून निर्वातन होता है, तो मानसून निर्वातन कहाँ होता है? तो उत्तर पश्चिम भारत में, भारत से बंगाल की खाड़ी में, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी में मानसून निर्वातन होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस में है। वो वेनेजुएला की राजधानी जो है कराकस में, ध्यान रखेंगे, वेनेजुएला की राजधानी कराकस में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है पूछा है, तो ये सम्मिलित नहीं है अमेरिका बागियो, ये अमेरिका बागियो सम्मिलित नहीं है। बाकी जो सम्मिलित है उसको देख लेते हैं। भारत चक्रवात कहता है, चक्रवात को भारत चक्रवात कहता है। चीन जो है चक्रवात को टाइफून कहता है। चीन क्या कहता है? तो टाइफून कहता है। ऑस्ट्रेलिया जो है विली विली कहता है। ऑस्ट्रेलिया जो है विली विली कहता है। एक बार और देख लें, भारत चक्रवात कहता है, चीन जो है टाइफून कहता है, और ऑस्ट्रेलिया जो है विली विली कहता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति पाई जाती है। ध्यान रखेंगे, कर्क एवं मकर रेखा के बीच कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो मूल्य कर्तव्य से है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? तो मूल्य कर्तव्य से है। नेक्स्ट है, न्याय उचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 42। एक बार और देखते हैं, न्यायोचित या मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 42 में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें सही हो जाएगा उपयुक्त डी, सभी सही है। इसके कार्यकाल 6 वर्ष एवं 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है। 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो, महालेख परीक्षक, ध्यान रखेंगे, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। इसकी वेतन अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है, भी सही है। उपयुक्त में से कथन कौन सा कथन गलत है पूछा है? तो उपयुक्त में से, अच्छा गलत पूछा है, सॉरी, तो उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो उपयुक्त सभी कथन जो है गलत है। ध्यान रखिएगा, उपयुक्त में से सभी कथन जो है गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, राज्यों के में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? अधिक नहीं होनी चाहिए, तो आपको 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार पर आता है? तो रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार पर आता है, ये पूछा है। तो ये हो जाएगा आपको न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार पे आता है। नेक्स्ट है, दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया था? तो ये 1985 में पारित किया गया था। 1985 में दल बदल अधिनियम पारित किया गया था, 1985 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो ये भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। तो ये अनुच्छेद 78 में उल्लेख है। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है, तो अनुच्छेद 78 में उल्लेख है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातःकाल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो लैंड ऑफ मॉर्निंग कैल्म, शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो शांति की भूमि के नाम से दक्षिण कोरिया जाना जाता है।
निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण कोरिया जाना जाता है। नेक्स्ट है विश्व जल संरक्षण दिवस। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस किस अधिवेशन में हुआ था? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? तो ये हुआ था बनारस अधिनियम 1905 में हुआ था। बनारस में अधिवेशन में 1905 में जो है अधिवेशन हुआ था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन जो है बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये 14 जून 1947 को पारित किया गया था। 14 जून 1947 को जो है कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये 14 जून 1947 को पारित किया गया था। ध्यान रखेंगे भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था कांग्रेस कार्य समिति में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। तो 14 जून 1947 को पारित किया गया था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो ये किया गया आपको लॉर्ड वेवेल के द्वारा जो है संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन लॉर्ड वेवेल गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो मंगल पांडे को कब फांसी दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। वहाबी आंदोलन का मुख्य क्षेत्र नहीं रहता। ध्यान रखें वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। तो कौन सा क्षेत्र नहीं रहा? तो ये असम जो है नहीं रहा, बाकी बंगाल रहा है, संयुक्त प्रांत भी रहा है। बंगाल और संयुक्त प्रांत जो है वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र रहा है, लेकिन असम नहीं रहा है। ध्यान रखेंगे। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं बी.एस. न्यायपाल जो है एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक है बी.एस. न्यायपाल। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। सम्मिलित करना है। ठीक है, आइए देख लेते हैं सम्मिलित करना है। तो सूरत की संधि तो इसका हो जाएगा 1775। सूरत की संधि कब हुआ था? तो 1775 में सूरत की संधि हुआ था। 1775 में जो है सूरत की संधि हुआ था। 1775 में पूना की संधि, एक मिनट, पूना की संधि जो है ये तो हो गया 1775। और पूना की संधि आपको ये हुआ था आपको 1817 में हुआ था। 1817 में पुरंदर की संधि जो है 1665 में हुआ था। पुरंदर की संधि 1665 में। और देवगढ़ की संधि 1803 में हुआ था। इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो मृच्छकटिकम के द्वारा जो है गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है, मृच्छकटिकम के बारे में। नेक्स्ट है कलिंग शासक खारवेला किस धर्म का अनुयायी था? कलिंग शासक खारवेला किस धर्म का अनुयायी था? तो ये जो है जैन धर्म का अनुयायी था। कलिंग शासक खारवेला जो है जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट है भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? तो ये है पल्लव शासक के द्वारा जो है कैलाश मंदिर निर्मित है। पल्लव शासक के द्वारा कैलाश मंदिर निर्मित है दक्षिण भारत में। नेक्स्ट है सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों के हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेड्रोकोट्स था।
चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा है? तो ये लिखा है एरियन ने लिखा है, एरियन ने लिखा है, ध्यान रखेंगे ये एरियन ने लिखा है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो आपको रहता है 1/10 सेकेंड तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक जो है ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन तक 1/10 तक रहता है। नेक्स्ट है, नेत्र में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपको आइरिस के द्वारा, आइरिस के द्वारा, ठीक है, नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो वृक्क या किडनी, वृक्क या किडनी में जाकर छनती है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? तो ये जो है 55 से 60% भाग जो है प्लाज्मा होता है रक्त में, 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, तो ये है फ्लोरिजीन, फ्लोरिजीन जो है उत्तरदायी है, फ्लोरिजीन जो है उत्तरदायी है। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष किसके कारण होता है? इंद्रधनुष किसके कारण होता है? तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों के कारण होता है, परावर्तन और अपवर्तन के कारण जो है इंद्रधनुष होता है, परावर्तन और अपवर्तन के कारण इंद्रधनुष होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो एक ही पदार्थों के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो ये ससंजक बल, ससंजक बल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण, कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो ससंजक बल कहा जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ जो है वो क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो OH- आयन मुक्त होता है, OH- आयन मुक्त होता है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो OH- आयन मुक्त होता है, ध्यान रखेंगे। नींबू के रस का pH मान होता है, नींबू के रस का pH मान होता है तो 2.2 होता है। नींबू के रस का pH मान होता है, ध्यान रखेंगे 2.2 होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? तो ये होता है आपको सैनता के कारण होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण से होता है? तो सैनता के कारण होता है। नेक्स्ट है, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो ये सियोफाइटस कहते हैं, सियोफाइटस। छाया में पनपने वाले पौधों को सियोफाइटस कहते हैं, छाया में पनपने वाले पौधों को सियोफाइटस कहते हैं। मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो रूस एवं फिनलैंड है, रूस एवं फिनलैंड है, ध्यान रखेंगे। मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच है? तो रूस और फिनलैंड के बीच में जो है मेनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ध्यान रखेंगे। मेनरहीन सीमा रेखा जो है रूस एवं फिनलैंड के बीच में है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 मई को। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी आपको 2007 का। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2007 तक। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 2007 तक की गई थी। भारत में मुद्रास्फीति का प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है? भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है? तो ये है आपको SPI है। भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है CPI। भारत में मुद्रास्फीति के प्रकलन का सबसे प्रचलित माप है CPI। आइए नेक्स्ट देखते हैं, स्मरण तथ्य यहाँ से आप जो है, आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन है आपको, फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष
बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी आपको 1885 में। 1885 में फिरोज शाह मेहता द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी 1885 में। मृत घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? मृत घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो ये अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है। मृत घाटी या डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है मृत घाटी और डेथ वैली। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका हो जाएगा आपको आंसर डी, यानी 1 और 3 जो है सत्य है। ठीक है। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? तो चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, यूरेनियम के भंडार में निम्नलिखित में देशों में कौन सा देश शीर्ष पर है? हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पे। यूरेनियम के भंडार निम्नलिखित देशों में कौन शीर्ष पे है? तो भारत, चीन, काजाख्स्तान के जो है ये ऑस्ट्रेलिया जो है, इसमें से ऑस्ट्रेलिया जो है नंबर 1 पे है, ध्यान रखेंगे। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है तो ये आपका हो जाएगा डेविस जल संधि। डेविस जल संधि बेफिन खाड़ी और प्रशांत महासागर में ये नहीं है। बाकी जो सही सम्मिलित है उसको देख लेते हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप में है। 10 डिग्री चैनल अंडमान एवं निकोबार द्वीप में है। ठीक है। डोबर जल डमरू इंग्लिश चैनल में उत्तरी सागर में है। डोबर जल डमरू वो इंग्लिश चैनल में उत्तरी सागर में है। ठीक है। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर में। मलक्का जल संधि अंडमान सागर एंड दक्षिणी चीन सागर में है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो ओलिव रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा प्रचलित है? तो ये आपका हो जाएगा भीतरकणिका प्रचलित है, जो उड़ीसा में है। ठीक है। ओलिवा रिडले कछुआ के स्थल के रूप में कौन सा प्रचलित है? तो भीतरकणिका। नेक्स्ट है, किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी के फेफड़ा के रूप में अमेजन वर्षा वन को जो है पृथ्वी का फेफड़ा वन के रूप में जाना जाता है। ये दक्षिण अमेरिका में है, अमेजन वर्षा वन, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाता है? तो ये पहुंचाता है आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये प्रस्तावित किया था एजी टॉन्सले। और एजी टॉन्सले जो है पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था एजी टॉन्सले। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन है? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन है? तो ये हो जाएगा आपको नर्मदा भी है। ठीक है। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी नर्मदा भी है। उसके बाद आपको ये माही नदी भी है। ठीक है। माही नदी और ये ताप्ती नदी भी है जो अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और ये महानदी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसलिए आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी। ठीक है। नर्मदा, ताप्ती और माही नदी ये जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? एक बार और देख लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सा अभिक्रिया है? तो यह कौन सा अभिक्रिया पूछा? तो ये है उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो ये आपको अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है, बाकी
दहन, भोजन का पाचन, श्वसन, ये क्या है? ऑक्सीकरण है। दहन, भोजन का पाचन, श्वसन, ये क्या है? ऑक्सीकरण है। और क्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है, ध्यान रखेंगे। निम्न में कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का जो है सुचालक है। ये अधातु है, ध्यान रखेंगे, लेकिन फिर भी ये विद्युत का सुचालक है। रबर निम्न में से किसका बहुलक है? रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो ये जो है आइसोप्रीन का बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। नेक्स्ट देखते हैं, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण होता है। तो सीधा प्रतिबिंब किस में बनता है? तो समतल एवं उत्तल में, समतल एवं उत्तल में जो है सीधा प्रतिबिंब बनने वाला दर्पण है समतल एवं उत्तल। आइए नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत चुंबक बनने के लिए प्रायः किस पदार्थ के छड़ों का प्रयोग किया जाता है? तो किस पदार्थ छड़ों का प्रयोग किया जाता है? तो नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में कौन से मिश्रण का पृथक्करण विधियां हैं? निम्न में कौन सा मिश्रण का पृथक्करण विधियां है? तो ये है आपको रवाकरण, ये भी है, आसवन ये भी है, निस्यांदन ये भी है, ऊर्ध्वापवर्तन ये भी है। तो निम्न में कौन सा मिश्रण का पृथक्करण है? तो रावाकरण भी है, आसवन भी है, निस्यांदन भी है और ऊर्ध्वपातवन भी, ये मिश्रण के पृथक्करण की विधियां हैं। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में मादा जनन अंग में किस हार्मोन का स्राव होता है? तो मादा पूछा है, ध्यान रखेंगे, मादा। ठीक है, नर और मादा। तो मादा में कौन सा है? तो मादा में है आपको उपयुक्त सभी। एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरॉन होता है और रिलैक्सन होता है। ठीक है, रिलैक्सन होता है, यानी उपयुक्त में से सभी मादा जनन अंग से हार्मोन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, उपयुक्त में से सभी मादा हार्मोन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 सम्मिलित करना है टोकोफेरॉल को। टोकोफेरॉल तो ये हो जाएगा आपको जनन क्षमता की कमी। टोकोफेरॉल क्या है? जनन क्षमता की कमी, यानी विटामिन ई है। टोकोफेरॉल क्या है? विटामिन ई है। ठीक है, नेप्थोक्विनोन क्या है? नेप्थोक्विनोन, तो ये जो है आपको, ये हो जाएगा आपको चोट लगने पर रक्त का थक्का न जमने से अधिक रक्त स्राव हो जाता है, तो नेप्थोक्विनोन हो जाएगा। थायमिन से क्या होता है? तो बेरी होता है, थायमिन से बेरी होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है साइनोकोबालमीन से क्या होता है? तो साइलोकोबालमीन से होता है जनन क्षमता की कमी। साइनोकोबालमीन से जनन क्षमता की कमी हो जाती है, यानी ऑप्शन बी सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अंतर्ग्रहण पूछा है, तो ये कूटपाद के द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो कूटपाद के द्वारा होता है। ठीक है, निम्न में कौन ऊर्जा का मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक कौन है? तो जूल जो है ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? सहकारी समितियों का उपबंध किस भाग में किया गया है? तो ये भाग 9ख में किया गया है, भाग 9ख में किया गया है। संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो भाग 9ख में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार के रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करता है। ठीक है, तो ये तो गलत है, ये गलत है। सेकेंड देख लेते हैं, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। तो ये बिल्कुल ही सही है, केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? तो मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो आइए देख लेते हैं, कूट भी दिया हुआ है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट,
अब आप देखिए इसको और बताइए। तो ये जो है आपको 1 और टी सरदार स्वर्ण सिंह समिति का सुझाव भारत संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति का सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, तो ये बिल्कुल ही सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य संशोधन में जोड़ा गया है। 10 मौलिक कर्तव्य संशोधन में जोड़ा गया है, तो ये भी बिल्कुल सही है। 10 मौलिक संविधान 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो इसका जो है 25 का सी हो जाएगा, यानी 1 और 2 और 3 सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? एक मिनट, हाँ, कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं देख लीजिए। तो ये हो जाएगा आपको डी, सभी सही हैं। केंद्र द्वारा प्रांतों का विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, ये भी सही है। प्रांतों का कार्यकारिणी सरकारों में द्वैध शासन की व्यवस्था, ये भी सही है। इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे एवं परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसे सौंपा गया था? तो ये सौंपा गया था डॉक्टर जॉन मथाई को सौंपा गया था, जॉन मथाई को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन आपको जो है इसमें सी सही हो जाएगा। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण, ये नीति निर्देशक में सही नहीं है। कुटीर उद्योगों का विकास करना, ये सही है। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, ये भी सही है। राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ावा, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी, ये सही नहीं है। बाकी ये सही है, ये सही है और ये सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यपगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है, अवध शामिल नहीं है, ध्यान रखेंगे। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यपगत सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है। तो सूची में शामिल नहीं, अवध शामिल नहीं। बाकी जो है सतारा को जो है कर लिया था अपने अधीन, बघाट को कर लिया था और झांसी को कर लिया था। बाकी अवध को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में नहीं अपने अधीन किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम पारित किया गया था। शारदा अधिनियम पारित किया गया था, कब पारित किया गया था? तो 1930 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। 1930 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था, 1930 में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो किसके द्वारा की गई है? तो ये NG रंगा के द्वारा की गई है। ठीक है, भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना, ध्यान रखेंगे, प्रथम भारतीय स्कूल की स्थापना NG रंगा ने किया था। नेक्स्ट है, इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादक किनके द्वारा किया जाता था? इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किनके द्वारा किया जाता था? तो ये किया जाता था देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को आविष्कार किया गया था? तो ये आविष्कार किया गया था 1909 लाहौर। कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन पद्धति को आविष्कार किया गया था? तो 1909 लाहौर। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जलियांवाला बाग कांड से संबंध में सही नहीं है? ध्यान रखेंगे, संबंध में सही नहीं है। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए हंटर समिति गठित की गई थी, तो ये तो बिल्कुल सही है, हंटर समिति जो है गठित की गई थी। सैफुद्दीन कुचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध में सभा का आयोजन किया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके उपरांत गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी,
तो ये जो है आपको ये भी सही है, ठीक है। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, तो ये आपको सही नहीं है। इसके उपरांत गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल प्रयोग किया था, तो ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। बाकी जो है तीनों जो है सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में चांदी सर्वप्रथम कहाँ किस काल में पाई गई? भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई? चांदी, तो चांदी पाई गई थी हड़प्पा सभ्यता काल में सर्वप्रथम चांदी पाई गई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक ने शिलादित्य उपाधि धारण किया था? तो शिलादित्य उपाधि किस शासक ने धारण किया था? तो शिलादित्य की उपाधि किस शासक ने धारण किया था? तो ये अशोक ने धारण किया था, अशोक ने धारण किया था, सॉरी ये हर्ष ने धारण किया था, ठीक है। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण किया था? तो ये हर्ष ने धारण किया था, ठीक है, हर्ष ने धारण किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो किस संत को जो है कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो ये चैतन्य महाप्रभु को जो है कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो भागलपुर बिहार में किस शासन के द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था धर्मपाल। प्रसिद्ध विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर बिहार में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो धर्मपाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपनी राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था, बिंबिसार ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं, किसके शासन काल में डब्र बतूता भारत आया था? इबन बतूता होगा, ध्यान रखेंगे, इबन बतूता भारत आया था। तो ये इबन बतूता जो भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इबन बतूता जो है भारत आया था मोरक्को से, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन जो है हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थे। नेक्स्ट है, तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? तो ये यामी बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा रचित है, यामी बिन अहमद सरहिंदी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वायसराय का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो सबसे लंबा कार्यकाल किस वायसराय का रहा? तो ये आपको रहा लॉर्ड लिनलिथगो का जो है कार्यकाल सबसे लंबा रहा। नेक्स्ट देखते हैं, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो ये अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना, ठीक है। एनाटॉमी में जो है जानवरों एवं पौधों का संरचना का अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सकल राष्ट्र उत्पाद जीएनपी निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा विदेशी निवेशों की आय को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। जीएनपी में शामिल किया जाता है निजी प्रेषण, बाह्य ऋणों पर ब्याज की प्राप्ति, बह्याम अनुदान को शामिल किया जाता है जीएनपी में। बाकी विदेशी निवासियों की आय को शामिल नहीं किया जाता। आइए नेक्स्ट देखते हैं, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है? ठीक है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी जारी किया जाता है। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स ये भी जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये जारी नहीं किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय आयात निर्यात बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत निर्यात आयात बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1982 में की गई थी। भारतीय आयात निर्यात बैंकों की स्थापना 1982 में की गई थी। नेक्स्ट है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिति रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है आपको IMF जारी करता है, IMF जारी करता है। ठीक है, आइए यहाँ से आप जो है अपना आंसर मिला सकते हैं।